हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट बायो। आज हम करने वाले हैं C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल। हमने एक सीरीज चला रखी थी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। उसकी पहली वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। ये हम सेकंड वीडियो है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें हम केल्विन साइकिल देखने वाले हैं। पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने लाइट रिएक्शन की थी और इसमें हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। उसमें हमने जेड स्कीम की थी और इसमें हम C3 साइकिल करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। जो केल्विन साइकिल है इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं ना, उसको कैसे कार्बोहाइड्रेट्स में फिक्स करते हैं, कैसे सुक्रोज स्टार्च वगैरह फॉर्मेशन करते हैं, वो हम केल्विन साइकिल में देखेंगे। सबसे पहली बात, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं। जो पिछली वाली वीडियो थी हमने उसमें जेड स्कीम वगैरह की थी, तो वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थी। लेकिन इनको जैसे केल्विन साइकिल है, C3 साइकिल, C4 साइकिल हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो इनको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन ये उन प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं जो लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज होते हैं। जो जेड स्कीम में ATP एंड NADPH बने थे, उनको ये यहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्टली लाइट का कोई यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए इन रिएक्शंस को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रहेगी ये बात। अब इसमें लिखा है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस आर यूज्ड, मतलब लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने थे ना, जो ATP एंड NADPH बने थे, वो यहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। वैसे तो ऑक्सीजन भी बनी थी, लेकिन ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है जो जिससे हम सांस लेते हैं, लेकिन ATP एंड NADPH जो बचे हैं ना, वो यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। साइट यानी केल्विन बेंसन साइकिल हो कहाँ रहा है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है। मैंने पिछली वीडियो में प्लास्टिड दिखाकर कि उसमें थाइलेकोइड लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली एंड स्ट्रोमा वगैरह जो सब कुछ बताया था ना, वो अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो पहले वाली वीडियो आप जाके देखिए, उसमें मैंने डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ। साइट कहाँ है, केल्विन साइकिल कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, इन मेजोफिल सेल्स। आगे बात समझ में आपको ये ध्यान रखना है इसकी साइट, ओके। देखते हैं इसमें एंजाइम यूज्ड, रुबिस्को एंजाइम यूज होता है, ठीक है। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इसमें कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज दोनों साइट होती है, यानी ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम कर सकता है और ऑक्सीजिनेज की तरह भी काम कर सकता है। जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, अच्छे से प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, जिसमें ये C3 साइकिल एंड C4 साइकिल करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है ये रिएक्शंस। लेकिन ये ऑक्सीजनेज की तरह जब काम करता है, जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, वो अवेलेबल कम मात्रा में होती है, ठीक है। जब उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, तो ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लग जाता है, यानी ये ऑक्सीजन को यूज़ करने लग जाता है। आपको पता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जब ये रुबिस्को एंजाइम है, ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लग जाता है ना, तो प्लांट्स ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। इधर ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जब ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, तो एक वेस्टफुल प्रोसेस को परफॉर्म करता है, जिसको C2 साइकिल कहते हैं, ठीक है, या फिर फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है, जो मैं C3 साइकिल पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और रुबिस्को के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये सबसे जो अपने पूरे यूनिवर्स में है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो एंजाइम प्रेजेंट है, वो कौन सा है, वो रुबिस्को है, ठीक है। आगे बात समझ में। एनर्जी यूज टू फिक्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसमें कितनी एनर्जी यूज़ होती है, 18 ATP एंड 12 NADPH।
ये डेटा आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो है 18 ATP एंड 12 NADPH, ठीक है। ये आपको एग्जैक्टली ऐसे याद रखना है। अब आप इस डेटा को अगर याद करते हैं तो आपको आगे आने वाले जो भी वो क्वेश्चन अगर घुमा के कुछ भी पूछता है ना, तो आप इसका जवाब दे पाओगे। मान लीजिए अगर उसने एक CO2 को फिक्स करने के लिए पूछ लिया, ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए तो 18 ATP एंड 12 NADPH की ज़रूरत है। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने की ज़रूरत होगी, उसके लिए होगी 3 ATP एंड 2 NADPH। इसको डिवाइड कर देंगे 6 से तो हमारा एक कार्बन मोलिक्यूल का आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये फिक्स करने का क्या मतलब है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने ले ली, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो वो अपने जो फूड सिंथेसाइज करता है, जो सुक्रोज ग्लूकोज वगैरह बनाता है ना, तो वो कार्बन का मॉलिक्यूल यूज़ होगा उसमें। मान लीजिए ग्लूकोज बना रहा है, सुक्रोज ही बनाता है वैसे तो, लेकिन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं ना, तो वो वैसे ही पॉलीमराइजेशन हो जाता है, उसको वैसे ही मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, तो जो वो फूड बनाया ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स इसने फॉर्म किए ना, उसी को कार्बन फिक्स करना कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो आपको ये डेटा एग्जैक्टली याद रखना है कि 18 ATP एंड 12 NADPH यूज़ होते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। इससे आप और ये जो एक बार C3 साइकिल रन कर रहा है ना, एक साइकिल रन कर रहा है, तो उसमें 3 ATP एंड 2 NADPH यूज़ होते हैं। लेकिन 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए साइकिल को 6 टाइम रन कराना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये एनर्जी की फॉर्म बता रही हूँ कि ये 18 ATP एंड 12 NADPH फॉर्म होगा, ठीक है। ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है। अब देखिए, फेजेस ऑफ C3 साइकिल 3 फेज में कंप्लीट होती है ये रिएक्शन। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना, जहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही ना रिएक्शन में, उसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और एक और बात, अगर कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो उसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐड करेंगे, मैं आपको साइकिल के थ्रू भी समझाऊंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सरफेस व्यू ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड होगी तो उसको बोल देंगे कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। दूसरा है रिडक्शन, जिसमें शुगर वगैरह फॉर्म होएगी ना, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होएगी, उसको बोलते हैं रिडक्शन। और रीजनरेशन, जहाँ से पहला मॉलिक्यूल चला था उसको रीजनरेट भी तो करना है। कोई इनफाइनाइट सोर्स तो नहीं है उसका कि भाई उसको रीजनरेट ही नहीं करना पड़ेगा हमारे पास, या फिर प्लांट के पास इनफाइनाइट सोर्स है उस चीज़ का, तो ऐसा नहीं है। उस चीज़ को रीजनरेट भी करना पड़ेगा। तो आगे जाके बताऊंगी कि कौन से मॉलिक्यूल को रीजनरेट करना है, ठीक है। इन तीनों फेजेस का मतलब आप समझ गए हैं। तो देखते हैं आगे चल के आगे क्या है। देखिए, ये NCERT का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको ये समझाऊंगी कि कौन सा फेज कहाँ हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने आगे बना रखा है, तो एक बार ये समझ लीजिए। पहले देखिए, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, ठीक है, ये यहाँ से यूज़ हुआ है। तो पहला हो गया कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हो गया, पहला नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ से बना है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। फिर हो रहा है दूसरी रिएक्शन है रिडक्शन, ठीक है। यहाँ से बनेगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए आगे जाके सुक्रोज वगैरह लिखा, सुक्रोज एंड स्टार्च लिखा हुआ है, वो क्रॉप करने में कट गया है, लेकिन आगे सुक्रोज एंड स्टार्च लिखा हुआ है। तो ATP एंड NADP यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ट्रायज फास्फेट बन गया। ट्रायज फास्फेट ही 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, तो 2 जब इसके मॉलिक्यूल बनेंगे तो 6 कार्बन का बनेगा, और ये शुगर वगैरह सिंथेसाइज कर लेगा, सुक्रोज एंड स्टार्च। आपको पता है स्टार्च भी जो है ग्लूकोज का पॉलीमर है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से ही इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम छोटा लेके चल रहे हैं कि भाई 6 कार्बन की हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर रहे हैं, और आगे जाके वो स्टार्च वगैरह सिंथेसाइज कर रहे हैं। उसके बाद है थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। रीजनरेशन में भी ATP का यूज़ हो रहा है, और फिर से जो पहला मॉलिक्यूल चला था ना, फिर से वही जो है रीजनरेट हो रहा है, ठीक है।
इधर से मेरे को ये समझाने का, ये 3 फेज समझाने से मतलब था इधर, ठीक है। मैंने इधर डिटेल नहीं दी है, डिटेल मैं अभी आने वाली स्लाइड पे देने वाली हूँ। अब ये एनसीईआरटी का है तो ये आपको एग्जैक्टली ध्यान ही रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि कौन से मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर शुगर सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप ये बना के आ सकते हो पूरी डिटेल देके। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हो किसी भी तरह से, आपके पास टाइम कम है या कुछ भी, तो वो पिछले वाला भी बना सकते हो मोटा मोटा, ठीक है, सरफेस व्यू भी दे सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरे कार्बन की हमने डिटेल दी है कि कहाँ पर कितने कार्बन यूज़ हो रहे हैं, कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है। देखते हैं C3 साइकिल। पहला है RUBP, ये 5 कार्बन का है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें 3 CO2 ऐड होगी। मैं ये नंबरिंग क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं। ये हम 3 कार्बन का यहाँ पर हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल रहे हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च वगैरह बनाने हैं ना, उसमें तो 6, ग्लूकोज में तो 6 हैं। तो ये साइकिल हमें 2 बार रन करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि भाई पहले तो बोले कि भाई 6 कार्बन के लिए 6 साइकिल रन करनी पड़ेगी, तो एक ही साइकिल में बार बार बना के तो नहीं दिखाऊंगी ना कि एक बार कार्बन डाइऑक्साइड रन हो रहा है तो वो वही 6 बार ही रन होगा, सेम ही तो रन होगा ना। तो यहाँ पर मैं 3 लेके चल रही हूँ, लेकिन एक और बार जो 2 बार रन होएगी तो वो क्या नाम है, 6 बन जाएंगे इसके, ठीक है। ये एक एक करके भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपको बार बार डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं। तो एक बार में मैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल रही हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना इस चीज़ में, ठीक है। तो RUBP 5 कार्बन का है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसमें ऐड हुए 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो गए। और ये 3 मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे हम RUBP के, ठीक है। 5 या 15 और 3 18 कार्बन हमारे पास यूज हो गए। तो यहाँ पर बनेगा 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये 18 कार्बन वहाँ हैं और 18 कार्बन आगे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कार्बन का कैसे हिसाब करना है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 18 कार्बन मिल गया हमरे को। अब पहली रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन, और इसमें कौन सा एंजाइम मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट, रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये एंजाइम यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है। पहली रिएक्शन समझ में आ गई, कार्बोक्सिलेशन कैसे इन्वायरमेंट से 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लिए हैं, कैसे रुबिस्को यूज हुआ है, और राइबोलोज बिसफॉस्फेट किस में चेंज हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखिए पहला जो मॉलिक्यूल बना है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। इसीलिए इसका नाम C3 साइकिल है, क्योंकि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का है, इसलिए इसका नाम C3 साइकिल है, ठीक है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट अब किस में चेंज होगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में है भी 3 ही कार्बन का है, तो पहले भी 3 कार्बन का है, अब भी 3 कार्बन का है, इसके भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे और 18 कार्बन बन गए। तो यहाँ पर ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें एक फ़र्क समझिए, पहले तो था 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यानी यहाँ पर फॉस्फेट ऐड हो रहा है। अब वो फॉस्फेट कहाँ से आएगा, वो आएगा ATP से। यहाँ पर 6 ATP यूज होंगे, जो कि 6 ADP में चेंज होंगे और जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करेंगे, ठीक है। ATP जब ADP में चेंज होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज होगा, यानी कि फॉस्फेट रिलीज होंगे। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो रिलीज होंगे उन्हीं को फॉस्फेट को लेके 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में चेंज होएगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद देखिए ये 18 कार्बन का बन गया, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट चेंज होएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होएगा। ये भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये भी 3 कार्बन का है, ये 18 कार्बन बन गए। अब देखिए यहाँ पर जितने कार्बन बने हैं ना, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल हमने ऐड किए थे, तो 6 में से एक फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक ही बात है, या फिर आप फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोल लीजिए या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल लीजिए, एक ही बात है। यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल बने थे ना, PgAl इसकी शॉर्ट फॉर्म है। 6 मॉलिक्यूल बने थे ना, तो एक मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो जाएगा बाहर, जो कि ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च जो भी है, ट्रायोस फॉस्फेट जो भी है, ये रिलीज हो जाएगा और ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह बनाने में लग जाएगा, अपने काम में लग जाएगा। तो 6 में से एक गया 5, जो 5 है ना, 5 बच गए PgAl, वो आगे जाके रीजनरेशन वाली रिएक्शन में इन्वॉल्व होएंगे। ठीक है, तो आप देखिए एक PgAl रिलीज हुआ है ना, तो यानी 2 PgAl मिलके ग्लूकोज बनाएंगे, क्योंकि एक PgAl में तो 3 कार्बन है, 2 मिलके 6 कार्बन बनाएंगे, 6 कार्बन से ग्लूकोज बनेगी। तो आप देखिए, समझिए इस चीज़ को, जब हमने 3 CO2 इस्तेमाल किए ना, तो 3 कार्बन का मिला हमें PgAl, और ये चाहिए 2 ग्लूकोज की सिंथेसाइज के लिए, तो इसीलिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी होती, 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करनी होती है, इसीलिए ये वाले साइकिल 6 बार रन करते हैं। ठीक है, एक CO2 लेके चलते हैं तो वो 6 बार रन करते हैं। यहाँ पर हमने 3 CO2 लेके चले, तो ये साइकिल एक बार और रन होएगी। आगे इस बात समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जो 6 मॉलिक्यूल थे PgAl के, उसमें से एक तो चला गया अपने ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह सिंथेसाइज करने, तो 5 बच गए, 5 मॉलिक्यूल बच गए PgAl के। कार्बन थे इसमें 3 कार्बन, तो 5 दिया 15 कार्बन। ठीक है, एक निकल गया था 18 में से, एक 3 कार्बन का निकल गया था, 15 कार्बन बच गए थे। यहाँ पर है 15 कार्बन। अब इससे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे, RUMP बनेगा, RUP लिखा हुआ है, यानी राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बना हुआ है यहाँ पे, तो ये है, ये भी 15 कार्बन का है। अब देखिए 15 कार्बन से राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाना है, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट से राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाना है हमको। ठीक है, तो उसमें देखिए हमें, क्योंकि बिसफॉस्फेट बनाना है तो हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की ज़रूरत होएगी, तो 3 ATP चेंज हो जाएंगे 3 ADP में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देंगे, और वो फॉस्फेट इसको बनाने में हेल्प करेंगे, राइबोलोज बिसफॉस्फेट को। अब देखिए इसके 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 15 कार्बन का हमें फिर से मिल गया, तो ये रीजनरेशन स्टेप थी। बात समझ में आ गई। अब एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। देखिए 6 ATP शुरू में लग रहे हैं, 6, और 3 ATP लास्ट में लग रहे हैं, 6 और 3 9 ATP, 9 ATP लगे 3 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, 6 कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6 कार्बन को फिक्स करने में लगेंगे 18 ATP। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 3 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में लगे हैं 9 ATP, और जो है 6 कार्बन को फिक्स करने में लगेंगे 18 ATP। अब NADPH गिन लीजिए, तो इसमें यूज़ हो रहे हैं 6 NADPH, 3 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने में हो रहे हैं 6 NADPH, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यूज़ हो रहे हैं 6 NADPH, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने NADPH यूज़ होंगे, 12 NADPH। तो एनर्जी का हिसाब आ गया, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, इसमें 18 ATP और 12 NADPH यूज़ होंगे। अब देखिए पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी हो, तो मैंने बताया था कि साइक्लिक रिएक्शन एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में बताया था, जो कि जेड स्कीम वगैरह थे। तो मैंने उसमें बताया था कि साइक्लिक रिएक्शन में सिर्फ ATP बनते हैं, NADPH नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं कि ATP तो ज़्यादा लग रहा है, 9 ATP लग रहा है यहाँ पे, और NADPH कम लग रहा है, सिर्फ 6। तो इसीलिए वहाँ पर साइक्लिक रिएक्शन कराने की ज़रूरत थी, क्योंकि ज़्यादा हमें ATP चाहिए था। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो पहले वो वाली वीडियो जाके देखना। ठीक है, और ये अपना C3 साइकिल था। आगे जो वीडियोज़ आएंगी C4 साइकिल, C2 साइकिल मैं करवा दूँगी। ठीक है, और चैनल पे और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, वो भी देखना है।
तो एनर्जी यूज्ड इन C3 साइकिल है 12 NADPH और 18 ATP। कई बार ये क्वेश्चन सीधा भी आ जाता है, नेट में भी कई बार आया है कि कितने एनर्जी C3 साइकिल में कितने एनर्जी यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको ये डेटा एग्जैक्टली याद रखना है। ओके, तो अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है ना तो वो चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।